हेलो स्टूडेंट। तो आज के सेशन में हम लोग रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म का सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें बेसिकली हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब वो चाहे फ्यूजन हो, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग या व्हाटएवर द वेजिटेटिव प्रोपगेशंस, तो अलग अलग हैं। इन सबको हम लोग वन बाय वन करके पढ़ेंगे कि मेथड क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के मेथड्स क्या हैं, उनको हम लोग अगर डिस्कस करते हैं तो उस पर हम लोग फोकस करते हैं। तो मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में अगर हम आते हैं बच्चों यहाँ पे तो पहला हम लोग मेथड डिस्कस करते हैं बाइनरी फ्यूजन्स। ठीक है, बाइनरी फ्यूजन, एक्चुअली में फ्यूजन एक वर्ड होता है। अब फ्यूजन में भी हो सकता है कि बाइनरी हो या मल्टीपल भी हो सकता है। तो बाइनरी मतलब इसमें सेल डिवाइड करके दो सेल बनाता है तो बाइनरी बोलते हैं। अगर वही एक सेल डिवाइड होकर बहुत सारे सेल्स बनाता है तो मल्टीपल फ्यूजन्स कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द बाइनरी फ्यूजन्स। बाइनरी फ्यूजन्स में यहाँ पेरेंट सेल्स होता है, स्प्लिट हो जाएगा टू डॉटर सेल्स में, जैसे कि अमीबा में देख सकते हैं। तो अमीबा में यहाँ पे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन एंड देन फाइनली यहाँ पे दो डॉटर सेल्स आपके बन चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे दो डॉटर सेल्स बन चुका है। क्लियर है? तो ये था तुम्हारा बाइनरी फ्यूजन्स में। तो बाइनरी फ्यूजन्स में फर्स्ट पॉइंट बोला रहा है पेरेंट सेल्स स्प्लिट विद द टू डॉटर सेल, बिल्कुल सही। उसके बाद पेरेंट सेल्स बिहेव एज ए रिप्रोडक्टिव यूनिट। तो यहाँ पे देखो अलग से कोई रिप्रोडक्टिव यूनिट तो बना नहीं, ये जो पेरेंट है ये पेरेंट खुद ही ऐसे रिप्रोडक्टिव यूनिट बिहेव कर रहा है और डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स बना दे रहा है। दैट्स सो सिंपल्स। अब बाइनरी फ्यूजन्स कहाँ कहाँ हो सकता है और भी कुछ डिस्कस करेंगे आगे, धीरे धीरे हम करते हैं। तो बाइनरी फ्यूजन जो है बच्चों ये आपका अमीबा में हो सकता है, उसमें सिंपल बाइनरी फ्यूजन होता है। उसी तरह से लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन्स। तो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन मान लो ये ऑर्गेनिज्म है जैसे कि यूग्लिना है, तो ये बीचों बीच से ऐसे डिवाइड होना स्टार्ट होगा और डिवाइड होके इस तरह से क्या हो जाएगा, ये दो डॉटर सेल्स में बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन्स। तो यूग्लिना और ट्रिपनोसोमा ये दोनों एग्जाम्पल याद रखने हैं। और एक है ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन जो कि पैरामीशियम में देखा जाता है। तो मान लो पैरामीशियम का सेल्स जो है स्लीपर जैसा होता है ना, ऐसा स्लीपर जैसा होता है सेल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अगर मान लो ये बीचों बीच यहाँ से डिवाइड हो जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन जो कि पैरामीशियम में देखा जाता है। ठीक है, तो ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है ये शो कर रहे हैं सिंपल बाइनरी फ्यूजन्स को शो कर रहे हैं यहाँ पे। समझ में आया? दैट्स ऑल आर शोइंग द सिंपल बाइनरी फ्यूजन्स, आइदर वो तुम्हारे सिंपल हो, लॉन्गिट्यूडिनल हो या ट्रांसवर्स हो। ठीक है, बट ये सब के सब बाइनरी फ्यूजन्स हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जितना है वो याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं मल्टीपल फ्यूजन्स। तो मल्टीपल फ्यूजन्स में मैंने पहले बताया कि उसमें एक सेल्स डिवाइड होकर बहुत सारे सेल्स प्रोड्यूस करता है। तो जैसे फोर्स समझाने के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेरेंट सेल्स स्प्लिट विद द मेनी डॉटर सेल्स, अलग अलग बहुत सारे मैनी डॉटर सेल्स में ये टूट जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं प्लाज्मोडियम या अमीबा, जो लेना ले लो। प्लाज्मोडियम ऐसे पढ़ना भी हम लोगों को 12th में ही ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल डिस्कस करना, मलेरिया का लाइफ साइकिल डिस्कस करना है, तो वहाँ पे भी इसको पढ़ना है। अभी हम लोग क्या करते हैं, अमीबा का डिस्कस कर देते हैं। देखो जैसे अमीबा है, जैसे अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो ये 3 लेयर एक सिस्ट वॉल इस तरह से अपने अराउंड बना लेता है, इसका साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है। फिर इसमें क्या होता है, स्पोरुलेशन एक प्रोसेस होता है। तो स्पोरुलेशन में क्या करता है कि इसमें जो सेल्स है वो डिवाइड होकर बहुत सारे सेल्स बनाता है एंड देन फाइनली ये सिस्ट वॉल क्या होगा, ब्रेक होना स्टार्ट होता है और ब्रेक होल के इसमें से छोटे छोटे डॉटर अमीबीज रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, डॉटर अमीबी। तो यहाँ पे दो चीज़ वर्ड हम लोग कहते हैं, एक तो स्पोरुलेशन। तो स्पोरुलेशन में जो मल्टीपल फ्यूजन्स होता है और वहाँ पे बहुत सारे डॉटर सेल्स बनते हैं, उसी प्रोसेस को बोलते हैं स्पोरुलेशंस। और इसमें सिस्ट वॉल वो जो फॉर्म्ड होता है उसको बोलते हैं इंसिस्टमेंट कहते हैं, सिस्ट वॉल। और सिस्ट वॉल सिर्फ इसलिए बनना क्योंकि वो अनफेवरेबल कंडीशंस को रेसिस्ट कर सके, झेल सके, बच सके, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए यहाँ पे सिस्ट वॉल फॉर्म होता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसिस्टमेंट कहते हैं। और अल्टीमेटली इससे क्या होगा, जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है वो डिवाइड करेगा, मल्टीपल फ्यूजन्स करेगा और स्पोर्स नहीं कह के हम लोग स्पोरुलेशन प्रोसेस कहते हैं और बनेगा। फाइनली जब सिस्ट वॉल ब्रेक होगा, फेवरेबल कंडीशन जब रिटर्न आएगा तब ये सारे के सारे डॉटर्स जो अमीबी है रिलीज होंगे एंड ग्रो करके अपने पेरेंट के साइज़ के हो जाएंगे। तो दैट मीन्स हम इस तरह से ये भी कह सकते हैं कि ये जो आपका इंसिस्टमेंट जो है या स्पोरुलेशन प्रोसेस है, ये दोनों क्या हो गया, एक तो रेस्टिंग प्रोसेस एज वेल एज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी हो गया, है ना। ये जो सिस्ट वॉल है, इंसिस्ट जो बना था, सिस्ट जो बना था, ये रेस्टिंग भी है प्लस रिप्रोडक्टिव। रेस्टिंग इसलिए बोले क्योंकि वो अनफेवरेबल कंडीशन में चुपचाप ऐसे ही पड़ा रहेगा, समझी, चुपचाप ऐसे पड़ा रहेगा तो वो रेस्टिंग स्टेट बोलते हैं, या पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर भी आप चाहे तो कह सकते हो। पेरिनेशन मतलब उससे एडवर्स कंडीशन से बचने के लिए।
एनीवे अब आ जाते हैं नेक्स्ट है मेथड है बडिंग। तो बडिंग यहाँ पे आपको दो तरह का बडिंग दिखेगा, एक है एक्सटर्नल बडिंग भी बोल दूंगा मैं और आपका इंटरनल बडिंग भी बता देता हूँ। तो बडिंग में पहला एक्सटर्नल बडिंग, तो एक्सटर्नल बडिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल ईस्ट और एक दूसरा एग्जांपल है हाइड्रा। तो ये हाइड्रा है और ये ईस्ट है। तो ईस्ट में देखोगे तो ये पेरेंट सेल्स हैं, पेरेंट सेल्स का न्यूक्लियर डिवाइड होता है और छोटा सा यहाँ पे एक बर्ड फॉर्म होता है और फाइनली इसमें न्यूक्लियस दोनों साइड में मूव करेगा और यहाँ पे फाइनली बर्ड फॉर्म हो गया और ये पेरेंट। तो यहाँ पे पेरेंट सेल्स और डॉटर सेल्स दोनों अवेलेबल है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं बडिंग। उसी तरह से हाइड्रा के केसेस में भी क्या होता है, उसके बॉडी से एक छोटा सा आउटग्रोथ निकलता है और इस छोटे से आउटग्रोथ को ही बोलते हैं बड बोलते हैं। फिर इसमें से टेंटिकल्स वगैरह भी अराइज होना स्टार्ट हो जाएगा और ये पूरा फुल्ली मैच्योर होकर एक हाइड्रा फॉर्म कर लेता है। बाद में चाहे तो ये मेन बॉडी से डिटैच भी हो सकता है या तो इसी में अटैच रह सकता है। तो छोटा सा आउटग्रोथ जो बर्ड होता है उसी से हम लोगों ने नाम रख दिया बर्डिंग रख दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं बडिंग। अब ये जो बडिंग प्रोसेस है उसमें भी स्पेशली एक्सटर्नल बडिंग जो बाहर से दिख रहा है वो हो सकता है ईस्ट के केस में, अमीबा के केस में, हाइड्रा के केस में, ओबेलिया के केसेस में। तो ओबेलिया जो होता है ये सिलेंट्रेटा है, सिलेंट्रेटा का एक मेंबर है और बाकी हाइड्रा भी सिलेंट्रेटा ही है और अमीबा प्रोटिस्टा हो गया ईस्ट फंजाई ग्रुप का मेंबर है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंटरनल बडिंग। तो इंटरनल बडिंग के लिए आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग इसमें बच्चों, इसको हम बोलते हैं गेम्यूल्स। तो ये इंटरनल बडिंग किसके थ्रू होता है, आपका गेम्यूल फॉर्मेशंस के थ्रू होता है, इसमें लिख लेना। तो स्पेशली ये स्पॉन्जिला या साइकॉन्स में मिलता है। तो ये दो एग्जांपल है स्पॉन्जिला साइकॉन्स, ये भी सिलेंट्रेट ही हैं और इनमें स्पेशली जो आपके फ्रेश वाटर होते हैं। तो स्पॉन्जिला का दूसरा नाम भी ये पढ़ा भी होगा क्लास 11th में, क्लास 11th में पढ़ा होगा ना, ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। तो इनमें क्या होता है, जैसे डिहाइड्रेशन होने लगा, पानी सूख गया, तो इसमें सबसे पहले क्या करता है, इसके सेंटर में ये जो सेल दिख रहा है ना, ये आर्कियोसाइट सेल्स है। तो ये आर्कियोसाइट सेल्स को सेंटर में जमा कर लेता है और इसके पेरीफेरल्स पार्ट में बच्चों यहाँ पे दिख रहा है स्पाइनी स्ट्रक्चर। तो एक्चुअली में स्पाइनी स्ट्रक्चर क्या है, मोनो एक्सियल स्पिक्यूल होता है, ठीक है, जो कि कैलकेरियस या सिलिसियस, तो एक हार्ड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। बट यहाँ पे बीच में एक छोटा सा ओपनिंग भी बचा हुआ रहता है, इस ओपनिंग को कहते हैं माइक्रोपाइल कहते हैं, ठीक है, माइक्रोपाइल्स। तो यहाँ से ही क्या होता है, ये जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो इस ओपनिंग दैट इज़ माइक्रोपाइल्स के थ्रू यहाँ से जो आर्कियोसाइट सेल्स बाहर निकलेंगे और ये ग्रो करके एक स्पॉन्ज को बना देंगे, स्पॉन्जिला को वापस से बना देंगे, ठीक है। तो ये हम इसको बोलते हैं इंटरनल बडिंग। इंटरनल बडिंग इसलिए बोलें क्योंकि ये बॉडी के इनसाइड कहीं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता है, एक्यूमुलेट हो रहा है, जमा हो जा रहा है, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया इंटरनल बडिंग रख दिया। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था बडिंग प्रोसेस। अब बच्चों यहाँ पे हम थोड़ा सा एक कंपेयर करके आपको बताना चाहते हैं कि आपका बाइनरी फिजन्स और ये जो बडिंग है इनमें डिफरेंस क्या है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे। देखो सबसे पहले तो बाइनरी फिजन्स में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे इक्वल डिवीज़न हुआ है। क्या है आपका? इक्वल डिवीज़न हुआ है। दिख रहा होगा कि दोनों सेल्स इक्वली डिवाइड हुए, बराबर बराबर बट गए हैं, तो इक्वल डिवीजन्स। बट यहाँ पे देख के क्या लग रहा है बच्चों, यहाँ पे देख के लग रहा है कि ये अनइक्वल डिवीज़न हुआ है, ठीक है, अनइक्वल डिवीज़न हुआ, मतलब एक छोटा सेल्स और एक बड़ा सेल्स बन रहा है, ठीक है, तो अनइक्वल डिवीजन्स। दूसरा सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे पेरेंट सेल्स है या गायब हो गया। तो बाइनरी फिजन्स में अमीबा में सिर्फ डॉटर सेल्स होता है, पेरेंट सेल्स क्या हो गया, पेरेंटल सेल्स क्या हो गया, या पेरेंट यहाँ पे डिसअपीयर हो गया, ठीक है। बट इन केस ऑफ बडिंग यहाँ पे पेरेंट भी है, पहले ही बताया था, और डॉटर तो है ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पेरेंट सेल्स और यहाँ पे पेरेंट सेल्स एग्जिस्ट कर सकता है, मैंने रिमेन रहता था, मतलब इसको ऐसे बोल सकते हैं आसान भाषा में, आइडेंटिटी ऑफ पेरेंट सेल्स सेल इज रिमेन मतलब बचा हुआ है, पेरेंट सेल्स की आइडेंटिटी बची हुई। तो ये दो मेजर डिफरेंस है बाइनरी फिजन्स में और बडिंग में। तो इसको भी नोट डाउन कर लेना तुम लोग, दैट्स अ वेरी कंपल्सरी। ऊपर हेडिंग डाल देना, कंपैरिजन बिटवीन बाइनरी फिजन्स एंड बडिंग। चलो आगे बढ़े, इससे पहले सेम एक क्वेश्चंस कर लेते हैं।
सेल डिवीज़न इटसेल्फ ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस, मतलब किस ऑर्गेनिज्म में, यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है उसमें सेल डिवीजन्स खुद ही क्या है, एक तरह का क्या है आपका रिप्रोडक्शन है। तो ऑब्वियसली इसमें सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को लेके चलना, यूनिसेलुलर बस। देखो यहाँ पे पेनिसिलियम मल्टी सेलुलर होता है, कारा मल्टी सेलुलर होता है, पेनिसिलियम फिर से मल्टी सेलुलर, यहाँ पे अमीबा और बैक्टीरिया दोनों यूनिसेलुलर है। दैट मीन्स यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये आपका 4। क्लियर है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है स्पोर फॉर्मेशंस। तो स्पोर में 2 स्पोर हमें डिस्कस करना है, एक जू स्पोर और एक है कोनिडिया। तो स्पोर एक्चुअली में होता क्या है, तो स्पोर बच्चों देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बनता है, जैसे माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर वर्ड सुना होगा। लेकिन ध्यान देना, अगर आई एम टॉकिंग अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द एसेक्सुअल स्पोर। और एसेक्सुअल स्पोर हमेशा जो होता है वो माइटोसिस के थ्रू बनता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं माइटोस्पोर। तो दैट्स अकर थ्रू द स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल द माइटोस्पोर्स, मतलब जो आपका स्पोर फॉर्मेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एक माइटोस्पोर के फॉर्मेशंस के थ्रू होता है। और माइटोस्पोर का मतलब हो गया सीधे सीधे बच्चों कि अगर स्पोर माइटोसिस के थ्रू बनता है, लिख लेना तुम लोग, स्पोर माइटोसिस के थ्रू बनता है तो हम इसको बोलेंगे माइटोस्पोर कहेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, माइटोस्पोर्स कहेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने पहले बताया कि यहाँ पे फंगस के केस में कोनिडिया और एल्गी केस में जूस्पोर, तो हमें जूस्पोर और कोनिडिया 2 के बारे में पढ़ना था। ये जो स्पोर है जूस्पोर और कोनिडिया, ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों एसेक्सुअल स्पोर हैं, माइटोस्पोर हैं। क्लियर है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जूस्पोर से। तो जूस्पोर किस में बनता है, तो सबसे पहले ध्यान रखना यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा क्लेमाइडोमोनास्क में बनता है। मोटाइल होता है क्योंकि इसके ऊपर देखो इस तरह से फ्लैजिला यहाँ पे दिख रहा है ना, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंडोजेनस होता है, एंडोजेनस इसलिए बोले हैं क्योंकि ये इस पेरेंट सेल्स के अंदर बनता है। ये पेरेंट सेल्स है, अंदर देखो ये क्लोरोप्लास्ट वगैरह गायब हो गया, उसके बाद इसमें न्यूक्लियस डिवाइड होके इस तरह से बहुत सारे डॉटर तो नहीं कहेंगे, जूस्पोर फॉर्म करते हैं। फिर ये जूस्पोर्म्स क्या करता है, जैसे ये रिलीज़ हो रहा है ना, यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है, उसी तरह से यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ रिलीज़ होता है। और रिलीज़ होके फिर एक एक जो जूस्पोर है इलोंगेट या ग्रो करके फिर से ये प्रोजनी पेरेंट के साइज़ के बन जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक, तो ये जूस्पोर्स का पार्ट है इसमें। क्लियर है, तो ये तो रहा जूस्पोर फॉर्मेशंस। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कोनिडिया के थ्रू। तो कोनिडिया जो है बच्चों ये बनता है मल्टी सेलुलर फंजाई, दैट इज पेनिसिलियम में बनता है कोनिडिया। और कोनिडिया जो होता है नॉन मोटाइल होता है, मतलब इसमें फ्लैजिला नहीं होता है ना। और ये एक्सोजिनस ओरिजिन होता है, ये बॉडी के बाहर बनता है। तो बेसिकली अगर देखोगे तो एक स्पेशल ब्रांच होता है जिसको बोलते हैं, हाइफी का एक स्पेशल ब्रांच होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोनिडियोफोर। क्या बोलते हैं इसको, कोनिडियोफोर। जो हाइफी होता है फंगस का उसी पे ये स्पेशल ब्रांच बनता है जिसको कोनिडियो। अब ये फर्दर ब्रांच होता है तो प्राइमरी ब्रांच को बोलते हैं रैमी, RAMI रैमी। फिर उसमें भी फर्दर ब्रांच होता है जिसको बोलते हैं मैट्यूली, METULAE मैट्यूली, सेकेंडरी ब्रांच। और इस मैट्यूली के ऊपर एक बॉटल शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेगेमेटा। और इस स्ट्रेगेमेटास के ऊपर छोटे छोटे आउटग्रोथ के फॉर्म में यहाँ पे बर्ड्स के जैसा बनता है, और यही है बच्चों आपका कोनिडिया। और यहाँ कोनिडिया देखोगे तो नीचे यंग और ऊपर ओल्ड, मतलब बेसिपिटल अरेंजमेंट होता है। बेस में क्या होता है, यंग कोनिडिया, और सबसे टॉप में ओल्ड कोनिडिया प्रेजेंट होता है आपका। ठीक है, तो ये बेसिपिटल अरेंजमेंट होता है। क्लियर है, इसलिए देखो बॉडी के बाहर बना है ना, इसलिए इसको हम लोग एक्सोजिनस वर्ड बोले हैं, और फ्लैजिला नहीं, नॉन मोटाइल बोलते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल चीज़ है कोनिडिया में, तो कोनिडिया पिगमेंट मतलब कलरफुल होता है, ग्रीन, येलो, अलग अलग तरह का कलर होता है। और इस कोनिडिया के अंदर यूनिन्यूक्लिएटेड या मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब एक भी न्यूक्लियस हो सकता है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो सकता है। तो यूनिन्यूक्लिएटेड भी होता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। क्लियर है, यहाँ पे ये दिखा रहा है चैन ऑफ कोनिडिया, मतलब यहाँ पे बहुत सारे कोनिडिया एक साथ अरेंज है। किस मैनर में, तो बेसिपिटल मैनर में अरेंज है। तो ये था बच्चों स्पोर फॉर्मेशन। तो कोनिडिया में भी स्पोर बनता है, और जो स्पोर्स बनता है तुम्हारा एल्गी में, ग्रीन एल्गा के केसेस में। तो ये 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड है आ जाते हैं, ये शायद हो जाएगा 4th मेथड हो जाएगा, नंबर गड़बड़ हो गया है, फ्रेगमेंटेशंस। ठीक है, फ्रेगमेंटेशंस नेक्स्ट मेथड है फ्रेगमेंटेशंस। तो फ्रेगमेंटेशन सिंपल मतलब मान लो कोई इस तरह से कोई पेरेंटल सेल्स हैं और ये फिलामेंटस है, और ये मान लो किसी वजह से यहाँ से कट के अलग हो जाए, टूट जाए, यहाँ से कट गया,
तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये दो अलग हो गया, इस तरह से ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। अब ये दोनों इंडिविजुअली ग्रो करके एक एक प्रोजेनी बना देंगे, इसमें दो अलग अलग प्रोजेनी फॉर्म कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स क्या है बच्चों, ब्रेक इनटू द डिस्टिंक्ट पीसेस एंड द ईच पीसेस ग्रो इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म एज ऑफस्प्रिंग। दोनों अलग अलग ग्रो करेगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें फंजाई फिलामेंटस होता है, स्पायरोगैरा फिलामेंटस होता है, मॉस में प्रोटोनीमा, तो प्रोटोनीमा ये प्राइमरी गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें भी देखने को मिलता है। मर्केंशिया ब्रायोफाइट्स है, हाइड्रा में भी अगर मान लो हाइड्रा को अगर छोटे छोटे पीसेस में काट दें तो हर पीसेस क्या होता है, ग्रो करके एक नया इंडिविजुअल बना सकता है, तो उसको भी हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशंस कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये कुछ एग्जाम्पल है फ्रेगमेंटेशंस का, तो ये भी वन ऑफ द मेथड है रिप्रोडक्शंस का। ठीक है, अब आ रहे हैं हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दैट इज़ 5वां मेथड ये हमारा। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपागेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी कहते हैं, तो ये जनरली हायर प्लांट में ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसमें क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट टेक प्लेस फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक रूट, स्टेम, लीफ। इनसे अगर कोई नया प्लांट बनता है, क्योंकि ये प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट है, तो हम इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन या प्रोडक्शंस। तो इन प्लांट द टर्म्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज़ फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है। कैसे? फ्रिक्वेंटली वेजिटेटिव प्रोपागेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो स्पेशली प्लांट के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक वर्ड है छोटा सा, देखो क्या है, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स, एनसीईआरटी में लिखा हुआ। तो क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स? एकदम आसान, द पार्ट ऑफ प्लांट which take part in the vegetative propagation or reproduction, that part को हम कहते हैं vegetative propagations, sorry vegetative propagules कहते हैं। समझ आ रहा? the plant parts of parental plant which involve in vegetative reproductions या somatic part, तो हम उसको कहते हैं vegetative propagules कहते हैं। क्या कहेंगे? vegetative propagules। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बर्ड। तो कोई भी प्लांट क्यों नया प्लांट बनाता है, तो सिंपल सा बात है बच्चों कि उस प्लांट्स के ऊपर एक छोटा सा बर्ड होता है, और अगर बर्ड है तभी वो स्प्राउट करके एक नया प्लांट, एक शूटर सिस्टम का डेवलपमेंट करता है। तो बर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हो गया या एक महत्वपूर्ण पार्ट है प्लांट का, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस में। द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस, किसके लिए? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर यहाँ तक? तो बर्ड एक्चुअली में क्या होता है, बर्ड इज ए इमेच्योर कंडेंस्ड शूट होता है, इमेच्योर कंडेंस्ड शूट होता है, समझ रहे हो? इमेच्योर कंडेंस्ड शूट होता है, और इट मे बी क्या होता है, मे बी नोडल या एडवेंटिशियस। तो बेसिकली जो इमेच्योर कंडेंस्ड शूट है, जिसको हम लोग बर्ड कहते हैं, अब वो कहीं भी हो सकता है। तो इसके बारे में डिटेल में देखना है तो मॉर्फोलॉजी चैप्टर कंसल्ट करो, और उसको वहाँ पर जाके पूरे टाइप ऑफ इसमें बर्ड्स को डिस्कस किया है मैंने, वहाँ पे तुम लोग देख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? तो बर्ड अगर नहीं होगा तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी पॉसिबल है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल, जैसे पोटैटो देखा होगा, आलू देखा होगा, तो आलू में जहाँ जहाँ बर्ड होता है, जैसे ये बर्ड है, तो हम क्या कहते हैं, उसको इसी हिसाब से कट करते हैं और कट करके ग्राउंड में लगाते हैं। तो जो बर्ड है वही स्प्राउट करके क्या बनाएगा, तुम्हारा नया प्लांट बनाता है। मान लो इस पोर्शन को कट करके लगा दो, ये पोर्शंस, तो यहाँ तो बर्ड ही नहीं है, अब बर्ड ही नहीं तो ये रिप्रोडक्शन करेगा ही नहीं, समझी? तो दैट मीन्स बर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवे आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशंस। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशंस एक तो नेचुरल भी देखना है और कुछ आर्टिफिशियल भी देखना है। तो नेचुरल में जैसे स्टेम कटिंग, रूट कटिंग या लीफ वगैरह कुछ भी कर सकते हो, स्टेम से, रूट से, लीफ से, कहीं से भी कर सकते हो, तो ये नेचुरल मेथड में आ जाता है। और आर्टिफिशियल मेथड, तो आर्टिफिशियल मेथड में बच्चों हम लोग कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, 3 अलग अलग मेथड्स के थ्रू हम लोग प्लांट बना सकते हैं। तो पहले हम लोग नेचुरल मेथड देखते हैं, जो कि हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हाँ बच्चों, एक चीज़ मैं आपसे एकदम क्लियर कट साफ साफ कहूँगा, ये देखो, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं सामने आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, दैट इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन तो द रूट, स्टेम, लीफ। इसको और अच्छे से डिटेल में देखना है तो आप मॉर्फोलॉजी चैप्टर जरूर कंसल्ट करो, क्योंकि वही सारी चीज़ है, वही टर्म्स हैं। अब मैं यहाँ पे देखो राइजोम्स क्या होता है, ये थोड़ा समझाना बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, मतलब हल्का सा ओवरव्यू दे दूंगा, और डिटेल में अगर देखना है तो मॉर्फोलॉजी चैप्टर में मैंने बनाया है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। अगर रिवीजन कर लोगे तो आपके लिए अच्छा है, ओके, बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से। आपको पहले वही मॉर्फोलॉजी चैप्टर देके फिर ये देखना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है।
एनीवे अगर नहीं देखने की फैसिलिटी है, नहीं देख सकते हो तो कोई बात नहीं, इसी से आगे कंटिन्यू करो, आपकी ज़रूरत की चीज़ें सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। अब जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्रू द स्टेम में स्पेशली जैसे अंडरग्राउंड जो स्टेम होता है उसकी बात कर रहे हैं। एरियल स्टेम में भी आ सकता है बट अंडरग्राउंड स्टेम ज़्यादातर अच्छे तरीके से होता है। जैसे राइजोम, तो राइजोम इसमें जो स्टेम होता है कंडेंस होता है, हॉरिजेंटली प्लेस्ड होता है और उसमें इस तरह से छोटे छोटे बर्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं जो, और यही बर्ड स्प्राउट करेगा तो एक नया प्लांट बनाता है। तो इसमें जिंजर, बनाना और टर्मरिक। तो जिंजर, बनाना आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, तो बनाना में भी जो वेजिटेटिव प्रोपगेशंस होता है वो थ्रू द राइजोम्स के थ्रू होता है। ट्यूबर, ये पोटैटो दिख ही रहा है और इसमें पोटैटोज में छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ना जर्मिनेटिंग बर्ड, तो ये जर्मिनेट कर रहा है आई वगैरह। घर में भी देखा होगा जैसे मॉइस्चर होता है ना, बारिश के टाइम पे आलू जमने लगता है, तो ये ट्यूबर हो गया। और रनर में ग्रास है, स्ट्रॉबेरी है, तो रनर भी बच्चों ये सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशंस का पार्ट है। और इसमें क्या होता है, जो स्टेम है वो ग्राउंड के पैरेलली ग्रो करता रहता है और वो आगे बढ़ता रहता है, तो इसलिए उसको रनर वर्ड देते हैं। तो ग्रास एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, स्ट्रॉबेरी भी एक कॉमन एग्जांपल्स है। तो इन एग्जांपल्स को अच्छे से ध्यान रखना। ये एक्चुअली में यहाँ पे जो मैंने एक स्पेशल एग्जांपल लिया है ये मैंने सिर्फ क्लास 12 के आपके रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से लिया है, बट आपको अगर क्वेश्चन आता है मॉर्फोलॉजी से भी आ सकता है, एग्जाम्पल्स मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर से भी आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है और आपको हड़बड़ाना नहीं है, इसलिए मैं बोला बार बार कि मॉर्फोलॉजी एक बार ज़रूर देख लो। उसके बाद चौथा जो मेथड है बच्चों बल्बिल, BULBIL बल्बिल। तो बल्बिल क्या होता है, जैसे प्याज लहसुन देखा होगा नीचे स्वैलन पोर्शन होता है, फ्लैसी पार्ट होता है, तो बल्बिल एक जो लार्ज फ्लैसी रिप्रोडक्टिव बर्ड होता है, तो उसके थ्रू ये बनता है। जैसे अगेवी है, लिली है, ऑक्जेलिस है, अगेवी, लिली, ऑक्जेलिस है, ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट होता है तुम्हारा इसमें। क्लियर है, अगेवी, लिली और ऑक्जेलिस। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, चलो ठीक है। ये आ जाते हैं, पांचवा है ऑफसेट, ठीक है। ऑफसेट में है बच्चों कि ये एक्वेटिक प्लांट होता है और यहाँ पे ये जो ऑफसेट है ये छोटा सा इंटरनोड जो होता है, अगर ये टूट जाए बीच में से तो ये दो अलग अलग हो जाता है। सबसे शॉर्टेस्ट होता है, शॉर्टेस्ट इंटरनोड होता है, जैसे कि ये पिस्टिया, वाटर हाइसिन जैसे इकॉर्निया होता है, जलकुंभी, उसमें मिलता है, आराम से मिलेगा, ठीक है। और एक लास्ट है एरियल शूट, तो एरियल शूट में भी ये हो सकता है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जैसे शुगर केन। तो गन्ने की खेती तो सबने देखी होगी, तो गन्ने के स्टिक्स को क्या किया जाता है, छोटे छोटे पीसेस में काट देते हैं। स्पेशली ये ध्यान रखना कि उसके अंदर बड है कि नहीं है, तो बड होना ज़रूरी है, कंपलसरी है। फिर मतलब इन नोड अगर है तो बड है, नोड, ठीक है, सॉरी नोड नहीं, इंटर नोड अगर है, नहीं सॉरी नोड ही है, मैं क्या दिमाग ख़राब हो रहा। बेसिकली अब नोड इंटर नोड क्या है इसको देखो, यहाँ पे ये जो पोर्शन हो गया ये हो गया नोड, एक और इधर बना लेते हैं नोड, तो नो नोड के बीच में ये इंटर नोड, तो ये वाला पोर्शन होना कंपल्सरी, क्योंकि यहीं पे बर्ड होता है, समझे, इस जगह पे बर्ड होता है। तो इसको इस तरह से हम लोग कट करते हैं ताकि हर पीसेस में एक नोड प्रेजेंट रहे और उसको ग्रो कराएंगे तो ग्रो करेगा। तो ये सिंपल है। अब आ जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू द रूट। तो रूट के ऊपर भी बर्ड होता है और उस बर्ड को बोलते हैं रेडिकल बर्ड। तो रेडिकल बर्ड ही क्या होता है, जब स्प्राउट करेगा ना तब उसी से एक नया प्लांट फॉर्म्ड होता है। तो ये भी काफ़ी इजी चीज़ है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बट जितना ध्यान रखना है रूट के ऊपर अगर बर्ड है तभी वो रूट वेजिटेटिव प्रोपगेशंस करेगा, और सच काइंड ऑफ द बर्ड नोन एज द रेडिकल बर्ड कहते हैं। अब जैसे टैप रूट में पॉपुलस, डलबर्जिया, पॉपुलस होता है जो शीशम पेड़ होता है ना, उसको बोला जाता है। तो शीशम पेड़ में रूट से ही क्या होता है, नया प्लांट ग्रो करता रहता है तुम्हारा। डलबर्जिया है, ये दोनों एग्जांपल रखना। उसी तरह से एडवेंटिशियस रूट में स्वीट पोटैटो, एस्पैरागस और डालिया, इन प्लांट्स को अगर हम रूट कट करके अगर ग्राउंड में लगा दें तो वो अपने आप एक नया प्लांट वहाँ से बन जाता है। जैसे स्वीट पोटैटो तो रूट का ही मॉडिफिकेशन है ना, पोटैटो तो स्टेम का मॉडिफिकेशन था, बट स्वीट पोटैटो जो होता है, स्वीट पोटैटोस ये रूट का मॉडिफिकेशन होता है। तो रूट ही तो है और इसको कट करो, ज़मीन में लगाओ, नया नया प्लांट बनना तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशंस थ्रू द लीफ। तो लीफ के केसेस में यहाँ दो एग्जांपल याद रखना, ब्रायोफाइलम और एडेंटियम्स। तो ये एग्जांपल जो है ब्रायोफाइलम का है, तो ब्रायोफाइलम में दिख रहा है साइड से क्या होता है, बर्ड प्रेजेंट होता है और ये बर्ड स्प्राउट होकर एक नया प्लांट फॉर्म करता है तुम्हारा, ठीक है। और लीफ के ऊपर जो बर्ड होता है उसको बोलते हैं फोलियर बर्ड। तो फोलियर बर्ड मेनली यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू द लीफ। क्लियर है, आई होप सबको आ गया होगा, समझ में आ गया होगा क्या चल रहा है। तो ये था वेजिटेटिव प्रोपगेशन, रूट, स्टेम और लीफ, तीनों के थ्रू देखा हम लोगों ने।
नाउ अब मूव करते हैं बच्चों आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस में कटिंग है, ग्राफ्टिंग है और लेयरिंग है, 3 मेथड है। तो तीनों को एक एक करके देखते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है बच्चों, लेकिन प्रीवियस ईयर्स में आपको क्वेश्चन मिल सकता है, पहले के बहुत सारे पैकेज में है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। आप इसको लिख लो, ज़रूरत जब पड़ेगा तो इसको पढ़ना, नहीं पड़ेगा तो साइड में रखे रहना, ठीक है। देखो एक्स्ट्रा ज्ञान जो है ना वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, बट कोशिश करना हमें कि हमारा एनसीईआरटी कवर हो जाए पूरा प्योर, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है कटिंग में। तो सिंपली इसमें क्या किया जाता है, आपका रूट लो या स्टेम लो या लीफ लो, उसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके और उसके मतलब किसी लोअर पार्ट को क्या करना होता है, मिट्टी में लगा देना होता है, पानी उन्हें डाल दो तो अपने आप उसमें कर जाएगा। जैसे कभी ना कभी लाइफ में आप लोगों ने रोज़ प्लांट तो लगाया होगा और उसमें कटिंग ही करते हैं, देखा भी होगा, कटिंग किया जाता है और कटिंग से ही वो सक्सेसफुली होता भी है, समझे। तो यहाँ पे देखो वही चीज़ लिखा है, फॉर द रूट डेवलपमेंट द लोअर पार्ट ऑफ अ स्टेम इज डेप्ट इनटू द रूट सेटिंग हार्मोन लाइक IBA और NAA। मतलब हम कट करेंगे और कटेड पोर्शंस का जो लोअर पार्ट होता है उसको ऑक्सीजन सोल्यूशन में डीप करेंगे, फिर मिट्टी में लगाएंगे ताकि उसमें अच्छे से इस तरह से रूटिंग हो सके। मतलब हम अपने कटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए वहाँ पे हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं रूट सेटिंग हार्मोन्स। तो उसमें रूट सेटिंग हार्मोन है IBA इंडोल ब्यूटरिक एसिड और NAA नेप्थेलिक एसिडिक एसिड। ये सब के सब क्या है, ये एक तरह के ऑक्सीजन है, समझे, ऑक्सीजन, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, इसको यूज़ किया जाता है। जैसे स्टेम कटिंग बहुत ही फेमस है बच्चों, टी में, रोज़ में, बोगनवेलिया, चाइना रोज़, कॉफ़ी, तो ये कुछ एग्जांपल है जिनमें स्टेम कटिंग करते हैं। उसी तरह से रूट कटिंग, लेमन है, टर्मरिंडर है, टैमरिंड, ब्लैकबेरी है, इन सब में रूट कटिंग करते हैं। और लीव कटिंग है सेंसिवेरिया, जिसको स्नैक प्लांट कहा जाता है, ऑर्नामेंटल प्लांट है, काफ़ी सुंदर होता है, घर में लगाते हैं सब लोग, देखना गूगल करके देख लेना एक्चुअली में, ठीक है। तो सेंसिवेरिया, तो ये चीज़ें भी लीव कटिंग में यूज़ किया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लेयरिंग, ठीक है। लेयरिंग हेल्प करता है, तो इससे रूट इनिशिएशन होगा और यहाँ से एडवेंटिशियस रूट बनेगा और ये शूट तो है ही, आगे ये सब ग्रो करता जाएगा एंड देन फाइनली हम अगर इस पोर्शन से इसको कट करके सेपरेट कर दें तो ये पेरेंट और ये डॉटर प्लांट हो गया, 2 अलग अलग प्लांट बन जाएंगे। बहुत ही सिंपल लेयरिंग। तो लेयरिंग में बेसिकली जो स्टेम है सॉफ्ट है तभी हम इसको फोल्ड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर क्या करेंगे, तो इसका दूसरा उपाय है। दूसरा उपाय ये होता है बच्चों कि अगर वो उसका जो पार्ट है वुडी है, हार्ड है, जिसको फोल्ड नहीं कर सकते या बहुत ऊंचा है, मिट्टी से बहुत दूर है, इन दैट कंडीशन हम लोग एयर लेयरिंग करते हैं या इसी को बोलते हैं गूटी। तो इसमें सिंपली हम करते क्या है कि एक स्टेम सेलेक्ट करते हैं और उसमें से बार्क रिंग को हम लोग रिमूव कर देते, बार्क को हटा देते। बार्क हटाने से पर्पस क्या होता है कि वेस्कुलर कैम्बियम एक्सपोज हो जाएगा। यू नो अबाउट द वेस्कुलर कैम्बियम, एनाटॉमी में पढ़ा होगा। और वेस्कुलर कैम्बियम से ही क्या होता है, यहाँ पे रूट डेवलपमेंट होता है, समझिए, वेस्कुलर कैम्बियम से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्टेम से, जैसे ये मान लो स्टेम है, तो स्टेम से हम लोग बार्क को कैसे रिमूव कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा दोनों साइड से, कट वट लगा के भी सकते हो, कुछ नहीं। रिमूव करने के बाद हम इसके ऊपर ग्राफ्टिंग क्ले लगाते हैं, ग्राफ्टिंग क्ले। तो ग्राफ्टिंग क्ले का कॉम्पोजिशन होता है, उसके अंदर मॉसेस होता है, काउ डंग होता है, क्ले होता है, ठीक है, वाटर और RSH। तो RSH जो होता है बच्चों, ये होता है आपका रूट सेटिंग हार्मोन होता है, रूट सेटिंग हार्मोन, दैट इज ऑक्सीजन जो होता है, वो ले लेंगे और इसको हम लोग एक पॉलीथीन से इस तरह से रैप कर देते हैं, जैसे दिख रहा है ये पॉलीथीन से रैप कर दिया जाता है, या ग्राफ्टिंग टैप होता है उससे हम इसको रैप करके बांध के रख देते हैं, कुछ दिनों तक छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें से क्या होता है, रूट डेवलपमेंट होने लगता है। समझ में आ गया। फिर उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से कट करके मेन प्लांट से अलग करके मिट्टी में लगा देंगे, तो नया प्लांट बन गया, 2 प्लांट इस तरह से तैयार। अब वो चाहे आपका लेयरिंग हो या एयर लेयरिंग हो, इन दोनों में एग्जांपल सेम है बच्चों, लेमन प्लांट में, लीची में, ऑरेंज में, गुआवा में, पोमाग्रेनेट और चाइना रोज़ में एप्लीकेबल होता है। हालांकि एग्जांपल तुमसे नहीं पूछने जा रहा, लेकिन ये आपसे पूछा जाता है कि ग्राफ्टिंग क्या होता है या लेयरिंग क्या होता है, कटिंग क्या होता है, ये वर्ड आपसे पूछा जा सकता है।
तो मैं कहूँगा कि आप ग्राफ्टिंग के इसके साथ एग्जाम्पल भी थोड़ा बहुत याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। लास्ट जो मेथड है वो है ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग बड़ी अलग ही मेथड है बच्चों। हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम दो प्लांट अलग ले लेते हैं, जैसे प्लांट 1 और प्लांट 2। तो एक प्लांट लेते हैं जिसमें डेवलप होता है सूट सिस्टम, ज़्यादा डेवलप होता है, तो उसका सूट सिस्टम हम ले लिया, उसको बोलते हैं सिक्योन। क्या बोलते हैं? सिक्योन बोलते हैं, सिक्योन, या इसी को हम लोग कहते हैं ग्राफ्ट कहते हैं, GRAFT, ग्राफ्ट कहते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा एक प्लांट लिया, उसका रूट सिस्टम डेवलप होता है, तो हम उसके रूट सिस्टम को ले लेते हैं जिसको बोलते हैं स्टॉक, STOCK, स्टॉक या अंडर स्टॉक, और इन दोनों प्लांट्स को मिला देते हैं, तो जिससे क्या बनता है, एक कंपोजिट प्लांट बनता है। ठीक है, क्या बनेगा? कंपोजिट प्लांट बन जाता है। तो ये सिक्योन और स्टॉक मिला दिया और इसको हम लोगों ने ग्राफ्टिंग टैप से इस तरह से रैप कर दिया, तो यहाँ पे हमारा बन गया कंपोजिट प्लांट तैयार है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि ग्राफ्टिंग हम उन प्लांट में करेंगे जिन दोनों प्लांट में क्या होना चाहिए, उन दोनों प्लांट में क्या होना चाहिए, लेटरल मेरिस्टम के फॉर्म में कैम्बियम होना चाहिए। मतलब कैम्बियम, प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम जो है ये कंपलसरी है, और अगर कैम्बियम होगा तभी ये ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल, क्योंकि कैम्बियम के वजह से ये दोनों प्लांट क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो दीज टू प्लांट ज्वाइन ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ लेटरल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम्स की वजह से होता है, दैट इज कैम्बियम के वजह से। तो कैम्बियम हमें कहाँ मिलता है? डाइकोट स्टेम में मिलता है, उसके वेस्कुलर बंडल में होता है, क्योंकि डाइकोट स्टेम का जो वेस्कुलर बंडल होता है वो ओपन टाइप कंजवाइंट वेस्कुलर बंडल होता है, उसमें कैम्बियम डेफिनेटली प्रेजेंट होगा। समझे? तो यहाँ पर स्टॉक और अंडर स्टॉक जो है दोनों को मिला, सिक्योन और ग्राफ्ट को मिला के हम लोगों ने एक नया प्लांट बना दिया, और ये दोनों प्लांट आपस में सिर्फ इसलिए जुड़ जाएंगे कि इन दोनों प्लांट के पास कैम्बियम था और कैम्बियम एक्टिविटीज़ की वजह से ये अटैच्ड हो जाता है। तो इस तरह के मेथड को हम लोग अप्लाई करते हैं कहाँ पे बच्चों? इसको अप्लाई करते हैं हम लोग गुआवा, मैंगो, रोज़, पीच, प्लम, पेयर, इन सब में अप्लाई किया जाता है। जैसे रोज़ में बहुत कॉमन है, जैसे एक रोज़ प्लांट में बहुत 4-5 तरह के फ्लावर एक साथ ग्रो कर रहे हैं, तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि कैसे पॉसिबल है भाई। तो वो ग्राफ्टिंग के थ्रू ही पॉसिबल है। या मान लो कोई एक ऐसा ट्री बनाया जाए और उसमें 3-4 तरह के प्लांट्स को जोड़ दिया जाए, आम, अमरूद, कटहल, इस तरह से, तो पता चला कि बहुत सारे फ्रूट एक साथ हो रहे हैं, तो वो भी क्या हो गया, वो भी ग्राफ्टिंग के थ्रू ही पॉसिबल होता है। ओके बच्चों, तो ये था हमारा ग्राफ्टिंग, जो लास्ट आर्टिफिशियल मेथड था वेजिटेटिव प्रोपगेशंस का। ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा और चीज़ यहाँ पे सीख लेते हैं, ग्राफ्टिंग का ही एक पार्ट होता है, इसको बोलते हैं बर्ड ग्राफ्टिंग। तो हम लोग इस बार सिक्योन में बच्चों, सिक्योन जो था, इस बार हम लोग किसी प्लांट्स के सूट को नहीं ले रहे हैं पूरा, हम उसके बर्ड प्लस थोड़ा सा उसका बार्क प्लस उसका कैम्बियम, मतलब इस तरह से हम कट करके निकालेंगे कि उसका बार्क और कैम्बियम भी साथ में आ जाए बर्ड के साथ में। और उसको क्या करेंगे, एक ट्री में ऐसे छोटा सा छेद या होल या टेंगुलर ऐसे कुछ ग्रुप बना के उसके अंदर डाल के और उसको ग्राफ्टिंग टेप से हम लोग फिक्स कर देंगे, और फिक्स कर देंगे फिर वो बाद में वो उसके साथ ही अटैच्ड हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि कोई अलग से प्लांट था। ठीक है। तो इस तरह के ग्राफ्टिंग को बोलते हैं बर्ड ग्राफ्टिंग, छोटा सा, जैसे रोज, पीच और पेड़ में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो दैट्स अ बर्ड ग्राफ्टिंग। तो बर्ड ग्राफ्टिंग बस इतना ध्यान रखना है कि इंस्टेड ऑफ होल शूट इन केस ऑफ सिक्योन हम क्या लेंगे, ओनली बर्ड ले लेते हैं। तो इस तरह के ग्राफ्टिंग को कहते हैं बर्ड ग्राफ्टिंग कहते हैं। क्लियर है?